देश दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है वह सुनाई देता है, दिखाई देता है या समाचार पत्रों में पढ़ा जाता है। टीवी के न्यूज़ चैनल पर बार बार देखा जाता है। जो बात बार बार देखी जाए मस्तिष्क का एक अभिन्न भाग बन जाती है। जो बात बार बार पढ़ी जाए हमारी स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है और उसी के साथ वह जिज्ञासा लेकर के आती है। और जिज्ञासा का समाधान कौन करेगा? यूट्यूब, व्हाट्सएप, शिक्षक, माता पिता या समाज? बेशक सबसे ज़्यादा जिज्ञासाओं का समाधान करने का जो जिम्मा है, जो जिम्मेवारी है, वो शिक्षक की है। जिज्ञासा का समाधान करने के लिए प्रश्नों का एक पूरा का पूरा वंश, पूरी की पूरी श्रृंखला लेकर के विद्यार्थी विद्यालय के अंदर प्रवेश करता है। वह विचार करता है कि हम पूछेंगे, किससे पूछेंगे? उससे पूछेंगे जो उत्तर देने की सामर्थ्य रखेगा, जो सही उत्तर देगा, उसके प्रश्नों को नहीं टालेगा। कौन नहीं टालेगा? किसमें इस प्रकार की सामर्थ्य है जो विद्यार्थी के समस्त प्रश्नों का समुचित उत्तर दे सके, उसकी जिज्ञासाओं का समुचित समाधान कर सके? वह शिक्षक जो स्वाध्यायी होगा, वह शिक्षक जिसने उन समस्त घटनाक्रमों को इतिहास के संदर्भ में उसके घटित होने की वैज्ञानिक प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए लिया होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा और तैयारी के साथ कक्षा में पहुंचा होगा। लेकिन बात तो उल्टी है। जैसे ही हम पहुंचते हैं तो सबसे पहले कहते हैं किताब निकालिए। किताब निकालने के बाद फिर हम कहते हैं कल क्या पढ़ा था। अच्छी बात है, हम पूर्व ज्ञान से विद्यार्थी को जोड़ रहे हैं। कल क्या पढ़ा था और उसके आगे आज पढ़ना है। फिर जो भी प्रश्न वो करता है, जो भी जिज्ञासाएं वो रखता है, उससे शिक्षक को इस बात का भय रहता है कि हमारे पाठ्यक्रम का, हमारी पाठ्यचर्या का भटकाव हो जाएगा। लेकिन रास्ते कोई भी हों, किसी एक चौराहे पर आकर ही मिलते हैं। इसी प्रकार अलग अलग विषयों के, अलग अलग शिक्षकों के उत्तर और उनके पाठ्यक्रम जिस चौराहे पर आकर के मिलते हैं, वह ज्ञान विज्ञान का द्वार खोलता है। और वह क्या है? वह चौराहा है विद्यार्थियों के प्रश्नों में छुपा हुआ रहस्य। विद्यार्थियों के प्रश्नों को चुप करना, उनके प्रश्नों के समाधान देने की बजाय उन्हें बोलने के लिए मना करना, मैं समझता हूँ एक अपराध की तरह है, अच्छा नहीं है। उन्हें बोलने देना चाहिए। आज एक छोटी सी बच्ची से मेरी मुलाकात हुई। छोटी सी बच्ची थी, LKG में पढ़ती थी। उस बच्ची ने बड़ा तार्किक उत्तर दिया। और उत्तर क्या था? उसने कहा हमारी टीचर बहुत बोलती है, हमारी टीचर मोबाइल पर बहुत बात करती है, हमारी टीचर बहुत मोबाइल देखती है, गेम खेलती है और वो घंटों बात करती रहती है। लेकिन जब हम बात करते हैं तो कहती है चुप रहो। ये तो अच्छी बात नहीं है। एक LKG की बच्ची का इतना विकसित दिमाग कि वह दूसरों को बात करने की स्थिति को देख करके स्वयं को चुप करने के लिए जो आग्रह होता है, उस आग्रह को ठुकरा देती है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। आज के बच्चे स्मार्ट बच्चे हैं। आज फोन स्मार्ट नहीं है, बच्चे स्मार्ट हैं। लेकिन धीरे धीरे लगातार उन्हें चुप करके उनकी जिज्ञासा को दमित किया जाता है। हंसो मत, विद्यार्थियों को हंसने से रोका जाता है। चलो मत, उनको चलने से रोका जाता है। बहुत सारी बातें। अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। विषयांतर ना होना बहुत जरूरी है। लेकिन विद्यार्थी की जिज्ञासाओं का समाधान करना सबसे ज़्यादा जरूरी है।
क्योंकि एक बार विद्यार्थी की दमित इच्छाएं, उसके दमित विचार, उसके अनुत्तरित प्रश्न उसे हो सकता है बहुत बड़े अनुसंधानकर्ता बनने से रोक दे, बहुत बड़ा कवि बनने से रोक दे, शिक्षक और राजनीतिक बनने से रोक दे। इसलिए विद्यार्थी को बोलने देना चाहिए, विद्यार्थी को पूछने देना चाहिए और उनके उत्तर देना चाहिए। सामान्यतः शिक्षक को भारतीय परंपरा में आचार्य और गुरु की गरिमा से सम्मानित किया जाता है। आचार्य है, गुरु है और गुरु के लिए माता पिता दोनों का सम्मिलित स्वरूप ऐसा कहा गया है। गुरु के अंदर माता भी होती है, पिता भी होता है, अर्थात वह जरूरत पड़ने पर कठोर भी होता है और जरूरत पड़ने पर नर्म ममता से भरा हुआ भी होता है। अतः विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान स्वयं करें। ये बात हम जानते हैं कि शिक्षक एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, वह तत्काल किसी भी प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं दे सकता और हो सकता है कि वह जो उत्तर दे वो गलत हो या उसकी विचारधारा से जुड़ा हुआ हो। अपने विचारों को विद्यार्थियों पर हावी होने से बचाना चाहिए। आपको उन सब बातों को गौण करते हुए निरपेक्ष भाव से विद्यार्थियों की जिज्ञासा का समाधान करना चाहिए। दूसरी बात, शिक्षक को प्रसन्न रहना चाहिए। शिक्षक प्रसन्न होगा तभी वह विद्यार्थियों को प्रसन्न कर पाएगा। एकदम भौहें तनी हुई, बहुत क्रोधित और गुस्सा अवस्था में कक्षाओं में प्रवेश करना ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। हो सकता है कि आपको ऐसा करने के लिए, जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए कुछ अतिरिक्त कक्षा लेना पड़े तो आप लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। पाठ्यक्रम एक निर्धारित हो सकता है, सीमित हो सकता है, लेकिन पाठ्यचर्या, पढ़ाने का जो आचरण है वह असीमित है, उदात्त है। प्रत्येक विषय को आद्यतन बिंदुओं से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः देश के अंदर साहित्य के क्षेत्र में भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ घटित होता है, प्रतिदिन कोई ना कोई सम्मान या पुरस्कार मिलता है। विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ आविष्कार और अनुसंधान होते हैं, नए नए प्रयोग होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ नया घटित होता है, सत्ताएं परिवर्तित होती हैं, त्याग पत्र होते हैं और शपथ ग्रहण होते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शेयर बाजार का उतार चढ़ाव, महंगाई, ऐसे अनेक बिंदु हैं जो विद्यार्थियों की ज्ञान पिपासा का केंद्र है या डिबेट का, वाद विवाद का विषय है। क्या वाणिज्य के शिक्षक को ऐसे विषयों पर वाद विवाद कराना चाहिए या नहीं? क्या राजनीतिक विषयों पर लोकसभा, विधानसभा इत्यादि का मंचन होना चाहिए या नहीं? या उस दिन घटित कोई राजनीतिक घटना को जोड़ करके अपने पाठ्यक्रम को पढ़ाना चाहिए या नहीं? ये पूरा का पूरा देश या पूरा का पूरा विश्व वास्तव में विषयानुरागी है। विश्व के अंदर बिना विषय का कुछ भी नहीं है और सारे विषय मूल विषयों में समाहित हैं। उदाहरण के तौर पर वाणिज्य, व्यापार एक विषय है। अब व्यापार में उसके अनेक शाखाएं हैं। खुदरा व्यापार है, थोक व्यापार है, शेयर मार्केट है, अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं, बाजार के सिद्धांत हैं, मांग पूर्ति के नियम हैं, बहुत कुछ है। राजनीति के क्षेत्र में जब बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, राष्ट्रीय राजनीति है, संविधान है, धाराएं हैं, नियम और कानून हैं, तो इनके प्रभाव और दुष्प्रभाव हैं, विभिन्न राजनीतिकों के जीवन परिचय हैं, लिखे गए उनके साहित्य हैं और राजनीतिक सिद्धांत हैं। भूगोल के क्षेत्र में जाओगे तो पूरा का पूरा हमारा वातावरण भूगोल से प्रभावित है। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्रदेश का भूगोल, आपके नगर और जिले का भूगोल निश्चित तौर पर कुछ बताता है। इतिहास में जाओगे तो जहाँ आप बैठे हो, जहाँ आपका विद्यालय है, वहाँ का इतिहास, वहाँ से चालू होते हैं तो पूरे जिले का इतिहास, प्रदेश का इतिहास और प्रदेश के इतिहास की घटनाएं
कौन से तंत्र आए, कौन से तंत्र गए, कौन से खंडहर हैं जो आज भी पुराने ऐश्वर्य और वैभव को घोषित करते हैं। उन सब का पूरा चिंतन, चरित्र, राज दरबार इत्यादि का पूरा उल्लेख, उस समय की व्यवस्थाएं, उस समय के गौरव जो आज भी हमें कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं। अर्थात विषय कोई भी हो, समस्त विषय और समस्त विषयों के विषय में, विश्व में कुछ ना कुछ प्रतिदिन घटित होता है। और जब प्रतिदिन घटित होता है तो आप अपनी पढ़ाई को आदतन बिंदुओं के साथ जोड़ करके क्यों ना पढ़ाएं। और इसके कारण विद्यार्थी की जिज्ञासाओं का समाधान भी होगा और इसके साथ विद्यार्थी आदतन बिंदुओं से जुड़ा हुआ होगा। अब इतिहास पढ़ा रहे हैं तो इतिहास तो पुरानी चीज़ें हैं, उसमें आज से क्यों जोड़ें? अरे आज भी जोड़िए। सिंधु घाटी की सभ्यता के नवीनतम अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? महेश्वर की नदी की उस पार नावदा टोली नाम के स्थान पर प्राप्त हुए हैं। आधुनिक कौन कौन सी शोध और रिसर्च इतिहास के क्षेत्र में हुई हैं, वो महत्व रखती कि नहीं रखती हैं? कौन कौन से बिंदु हैं जो भारत के मान बिंदु हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं अपमानित होना पड़ रहा है, वो गौण हो गए हैं? किन बिंदुओं के प्रति गौरव का भाव विकसित करना चाहिए विद्यार्थी के अंदर और किन बिंदुओं के प्रति गौरव शून्यता विकसित करनी चाहिए, जो अपसंस्कृति के कारण आज पढ़ाई जाती है अपने पाठ्यक्रमों में। हमारे महापुरुष कौन से हैं और महापुरुष कौन से नहीं हैं, कौन से छद्म व्यक्तित्व हैं और कौन से वास्तविक व्यक्तित्व हैं, इन सारी बातों का इंडिकेशन थोड़ा सा विद्यार्थियों को देना चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि इन्हीं विद्यार्थियों में से इनके मस्तिष्क का पता नहीं कौन सा तंतु जागृत हो जाए और एक अच्छा प्रशासक निकले, अच्छा नेतृत्वकर्ता निकले, अच्छा व्यापारी निकले, अच्छा उद्योगपति निकले, अच्छा इतिहासकार निकले, अच्छा प्रोफेसर, शिक्षक और प्रिंसिपल निकले। इन्हीं में से सब कुछ बनने वाले, कुछ ना कुछ तो ये बनेंगे। बिना बने कुछ नहीं कोई रह सकता, बिना करे कुछ नहीं रह सकता, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करे राखा। तो ये कर्म प्रधान है पूरा का पूरा विश्व, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। लेकिन हमारा विद्यार्थी जो हमारे विद्यालय से निकले, वह जो कुछ भी करे वह हमारे अनुसंधान पर, हमारी शिक्षा पर आधारित करे, हम उसके आदर्श हों। और जब कभी भी वह विश्व में कहीं पर भी नाम लिया जाए उसका, तो हम गर्व के साथ कहें ये हमारा विद्यार्थी है, और वही गर्व के साथ कहें कि ये हमारे शिक्षक हैं और ये हमारा विद्यालय है। पूर्व छात्रों की परंपरा इसी कारण तो विकसित हुई है, जहाँ पर बहुत गौरवशाली विद्यार्थी होते हैं जो आगे चल के विश्व में अपना नाम अपने व्यापार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, या जो कुछ भी करते हैं उस माध्यम से स्थापित करते हैं। वह व्यक्तित्व उस विद्यालय के लिए भी गौरवशाली होते हैं। इसलिए पूर्व छात्र की परंपरा भी विकसित की गई। अतः विद्यार्थी को जिज्ञासु बनाएं, उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करें, अपने अध्यापन को आदतन बिंदुओं के साथ में जोड़ें, नवीनतम सामग्री का प्रयोग करें। और एक बात और, चाक जरूर उठाएं। केवल भाषण से पढ़ाई नहीं हो सकती है। जरूरत पड़े तो मैदान में निकलें, जरूरत पड़े तो प्रयोग करें। हो सकता है आपके पाठ्यक्रम का कोई अंग एक सप्ताह खिंच जाए, एक पीरियड में पूरा ना हो पाए, चलेगा, कोई बात नहीं। आप कम पढ़ाएंगे, लेकिन जो भी पढ़ाएंगे इतना श्रेष्ठ पढ़ाएंगे कि आपका विद्यार्थी विश्व पटल पर अपना परचम लहराएगा। उसके अंदर कोई भी बात जिज्ञासा के रूप में दमित नहीं रह जाएगी। वह कहीं अज्ञान का भागी नहीं होगा, वह ज्ञानवान होगा। इसलिए कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। अतः श्रद्धा में ही पूरा का पूरा पुरुष है। ये पूरे के पूरे संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य समुदाय है, वह सब श्रद्धा के कारण है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा वह होता है, और श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करता है। अतः ज्ञान देने वाले में ज्ञान लेने वाले के प्रति श्रद्धा हो, और ज्ञान लेने वाले की जिज्ञासा में ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा हो। परस्पर गुरु शिष्य एक दूसरे के साथ ज्ञान का आदान प्रदान करें तो निश्चित तौर पर
इस संसार का विकास होगा और आपके शिक्षक होने की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। नमस्कार।